हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? स्क्वायर हमारा कल मैंने आपको स्क्वायर वर्ड पढ़ा दिया मेरे दोस्तों। स्क्वायर खत्म करके आज हमें ज्योमेट्री में आपको रेक्टेंगल यानी कि आयत पढ़ाना है। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हिंदी वाले भाई लिखेंगे आयत। ठीक है ना? सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए रेक्टेंगल आयत। तो जानते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है, कहाँ ये काम आता है? बताओ दोस्तों, क्या है रेक्टेंगल? मैं एकदम ठीक हूँ, आप ठीक है बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे, ये है रेक्टेंगल बच्चों, आयत। रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल जानते हैं मेरे दोस्तों? ए बी सी डी। रेक्टेंगल एक ऐसा पॉलिगन जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंगल ए बी 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री होगा और एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। बट चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, बराबर होगा एंगल सी के, बराबर होगा एंगल डी के, सब 90 डिग्री होंगे, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। रेक्टेंगल केवल आमने सामने की साइड बराबर होती है, केवल आमने सामने की। मतलब अगर मैं कहूं कि रेक्टेंगल की लेंथ एल है, तो ये एल होगा मेरे दोस्तों। रेक्टेंगल की चौड़ाई बी है मेरे दोस्तों, ये चौड़ाई बी होगा। तो रेक्टेंगल केवल आमने सामने की साइड बराबर होती है, चारों साइड बराबर नहीं होती। स्क्वायर रेक्टेंगल में यही फर्क है कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, जबकि रेक्टेंगल केवल आमने सामने की साइड बराबर होती है। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? क्लियर है? यानी कि ए बी और सी डी बराबर है मेरे दोस्तों यहाँ पर एल के, जबकि बी सी और ए डी बराबर है मेरे दोस्तों यहाँ पर बी के। बी सी और ए डी बराबर है मेरे दोस्तों बी के। अगर हम रेक्टेंगल यानी कि आयत के पेरीमीटर परिमाप की बात करें, तो आपको बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा मेरे दोस्तों? परिमाप होता है चारों की बाउंड्री एल एल बी बी 12 प्लस 2 बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। चारों की बाउंड्री ऐड कर देंगे 12 प्लस 2 बी। सही हिंदी बोलिए, इंग्लिश नहीं समझ आता, इंग्लिश में समझना पड़ेगा। ठीक है? और इतनी कोई हाई फाई तो है नहीं, कैसे भी घूमोगे फिर। अगर मैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स की बात करूं, अब सुनना मेरे प्यारे भाई। विराज, छोटू छोटू अरे तो रेक्टेंगल के चारों एंगल बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा विराज? 12 प्लस 2 भी होगा, एरिया एल गुना बी होगा। रेक्टेंगल के डायगोनल्स यानी कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बताओ। आप कर दो, आप विराज आप कर दो। हां, आप कर दो बच्चों, आप। ध्यान से कांसेप्ट को समझिएगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। रेक्टेंगल्स आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? आप जानते हैं, आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। अगली बात को गौर से सुनिएगा। अगर मैं वर्टेक्स ए से सी को मिलाऊंगा मेरे दोस्तों, ए से सी को, फिर ये रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, ये रेक्टेंगल का विकर्ण होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और पाइथागोरस से मेरे दोस्तों डायगोनल की लंबाई निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात समझिएगा। क्या? अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को देखूं, ये दोनों साइड अलग अलग है, ये एल है और ये बी है, ये दोनों एंगल भी अलग अलग होंगे। मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल थीटा होगा, दोनों एंगल अलग अलग होंगे। भाई अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल थीटा होगा, दोनों अलग अलग होंगे। भाई अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों साइड अलग अलग है, एल ये बी है, जब दो साइड अलग है तो दोनों एंगल भी अलग होंगे, अल्फा थीटा होगा। एंगल तो कभी बराबर होंगे, साइड बराबर हो, यानी कि ये एल है ये थीटा होगा। अब मेरे दोस्तों अगर ये एंगल एल है तो ये वाला एंगल भी एल ही होगा। यानी अल्टरनेट एंगल के मान कौन है? दो लाइन समांतर है, ये अल्फा ये अल्फा, ये एंगल अल्फा ये एंगल अल्फा होगा। सेम इसी प्रकार से अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा मेरे दोस्तों। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर का डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है आधा आधा 45 डिग्री, जबकि रेक्टेंगल का मेरे दोस्तों डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायगोनल डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। स्क्वायर विकर्ण में क्या होता है? स्क्वायर डायगोनल वर्टेक्स एंगल को आधा आधा बांटता होगा, वही होगा। थीटा मतलब 90 अल्फा ही है। क्लियर है? बात समझ आई? डायगोनल मेरे दोस्तों वर्टेक्स एंगल पे वर्टेक्स एंगल को आधा आधा बांटता है स्क्वायर में, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल का डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। कंसेप्ट नंबर 1 समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। अगर आप यहां पे देखो तो डायगोनल एसी की लंबाई कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से? तो डायगोनल एसी की लंबाई है मेरे प्यारे भाई, या फिर डायगोनल बीडी की लंबाई निकालोगे पाइथागोरस से, दोनों डायगोनल की लंबाई ये एंगल एल ये साइड एल ए बी है 90 डिग्री का एंगल है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। तो रेक्टेंगल की जो डायगोनल की लंबाई होती है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट कंसेप्ट अगर आप गौर से देखोगे, आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी। जब आपने रेक्टेंगल का डायगोनल खींचा, जब रेक्टेंगल का मेरे दोस्तों डायगोनल खींचते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल, तो डायगोनल खींचने से मेरे प्यारे दो ट्रायंगल बन गए, डायगोनल दो ट्रायंगल बन गए। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि समांतर हैं। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट समांतर हैं, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। यानी रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है? रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, जो एरिया ट्रायंगल एबीसी का है वही एरिया ट्रायंगल एडीसी का होगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है दोस्त? कंसेप्ट धीरे-धीरे समझते जाइएगा, कोई बहुत कठिन बात नहीं है, आपको समझते जाना है। इसी तरीके से अगर मैं रेक्टेंगल का दूसरा डायगोनल खींचता हूं बीडी, दूसरा डायगोनल खींच दिया और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहां काट रहे हैं बच्चों पॉइंट ऊपर, तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से एसी की लंबाई निकालो, बीडी की लंबाई निकालो, बराबर आ रही है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं इसको क्या से। पहली बात तो मेरे दोस्तों क्या सुनिएगा, अगर मैं आमने सामने के एंगल देखूं बराबर है, भाई ये एंगल किसके बराबर है? इसके। क्या सुनिएगा बोलो, वर्टिकल अपोजिट एंगल है मेरे दोस्तों, ये एंगल किसके बराबर है मेरे दोस्तों? इसके। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं देखूं आमने सामने के ट्रायंगल्स को, तो क्या आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सममी हो गए? क्या आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और सर्वांग सममी हो गए? भाई सर्वांग का क्या मतलब है? अगर आमने सामने के ट्रायंगल को देखो, दो एंगल बराबर है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, दो एंगल बराबर है और इस एंगल के सामने की साइड भी एल है, इस एंगल के सामने की साइड भी एल है। तो आमने सामने के जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होकर सर्वांग सम है, यानी ट्रायंगल एओबी मेरे दोस्तों किसके सर्वांग सम है? इसके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीओडी के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल एओडी किसके कॉन्ग्रुएंट है मेरे प्यारे भाई? ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीओबी के। आप बोलोगे हां जी सर बहुत अच्छी तरीके से, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के मेरे प्यारे क्या है? सर्वांग सम है। अरे सर्वांग सम है, ये दोनों साइड बराबर है भैया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, एंगल थीटा। जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? बोलो, जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मेरे दोस्तों आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मेरे प्यारे भाई, अगर आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे अल्फा के सामने की साइड डीओ है, जबकि यहाँ अल्फा के सामने की साइड डीओ बराबर होगी। बोलो, यानी कि मेरे प्यारे कंसेप्ट निकल के आया कि जो लेंथ डीओ की है वही लेंथ बीओ की है मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट ओ है ये डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समविभाजित कर रहे हैं। आप बोलोगे हां जी सर, भाई यहाँ मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यानी कि जो पॉइंट ओ है डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, यानी कि मेरे प्यारे भाई एओ बराबर बीओ बराबर सीओ बराबर डीओ। क्लियर है? और बराबर मेरे दोस्तों चाहे एसी बटे दो बोलो चाहे बीडी बटे दो बोलो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात एकदम। यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आयत के जो विकर्ण है मेरे दोस्तों एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। डायगोनल ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, ये कंसेप्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो एओ की लंबाई होगी वही बीओ की लंबाई होगी, वही सीओ की लंबाई होगी, वही डीओ की लंबाई होगी। और आपको नहीं समझ में आया है तो आप चित्र से देख पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हमको साफ-साफ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बस समझ मेरे दोस्तों, अगर मैं ट्रायंगल एओबी को देखूं, जो एओ की लंबाई है बच्चों, जो एओ की लंबाई है वही बीओ की लंबाई है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बी अल्फा होगा, तो साइड बराबर, एंगल बराबर। ये एंगल अल्फा है बच्चों तो ये एंगल बी अल्फा होगा। ठीक है ना? आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं ट्रायंगल एओडी को देखूं, त्रिभुज एओडी को देखूं, ये दो साइड बराबर है, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल बच्चों थीटा ही होगा। मैं ट्रायंगल बीओसी को देखूं, ये दोनों साइड बराबर है, दो एंगल बराबर, ये थीटा ये थीटा होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? देखिए अल्फा ये अल्फा अल्टरनेट एंगल, ये थीटा ये थीटा अल्टरनेट एंगल। तो मेरे प्यारे आप मुझे बताओ
क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? नहीं। अगर दोस्तों स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, जबकि क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? नहीं। अगर ये एंगल अल्फा ही अल्फा है, तो एंगल 180 डिग्री माइनस 12 आएगा, ये 90 डिग्री का आएगा नहीं। यानी रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट नॉट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर नहीं काटते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसा समझते हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री पे काटेंगे, उनको देखने से लगता है ऐसा। रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट समझी बात जरूर करते हैं, जो ए की लंबाई बी की लंबाई होगी, सी की लंबाई होगी, डी की लंबाई होगी, बट वो 90 डिग्री पे नहीं काटते। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्त? जब तक आप समझ नहीं आते। ठीक है? नाउ अगर रेक्टेंगल को ध्यान से देखेंगे तो आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एरिया इन चारों ट्रायंगल का बराबर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रेक्टेंगल के जो ट्रायंगल खींचते हैं तो चार ट्रायंगल बनते हैं, इसमें आमने सामने के जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम होते हैं, लेकिन एरिया इन चारों ही ट्रायंगल का बराबर है। आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका एरिया बच्चों 1 है। ऐसे देखिए दोस्तों, अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। क्या होगा कि आमने सामने के ट्रायंगल बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है। मेरे प्यारे भाई अगर मैं ट्रायंगल एबीडी को देखूं, अगर मैं ट्रायंगल एबीडी को देखूं, एबीडी को, ये ओ क्या है? ट्रायंगल का मिड पॉइंट है। अगर मैं ए को देखूं तो मध्य का है, ए क्या है? ट्रायंगल एबीडी की मीडियन है, और मध्य का ट्रायंगल को कोई एरिया बांटता है, ये एरिया 1 यूनिट है बच्चों, ये एरिया 1 यूनिट होगा। आप बोलोगे हां जी सर, यानी अगर ट्रायंगल एरिया 1 है तो ट्रायंगल एरिया भी 1 यूनिट आएगा। ट्रायंगल एबीडी को ध्यान से देखिए, ये मेरे दोस्तों क्या ट्रायंगल की मध्य का है, ये ओ मिड पॉइंट है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट होगा। तो रेक्टेंगल की खास बात ये है मेरे दोस्तों, केवल आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम होते हैं, बट एरिया चारों ट्रायंगल का बराबर होता है। एरिया इन चारों ही ट्रायंगल का बराबर है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, सब बराबर होगा। यहां पे कॉन्ग्रुएंट केवल आमने सामने के ट्रायंगल है, बट एरिया क्षेत्रफल सभी ट्रायंगल्स का बराबर है। क्या बराबर है? यहाँ अगर ट्रायंगल एबीडी को देखें, ट्रायंगल एबीडी को इसका मिड पॉइंट है, ये मध्य का है। अगर ये एरिया 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। ट्रायंगल का मेरे दोस्तों जो मध्य का है, जो मीडियन है, वो इक्वल एरिया में बांटती है। भैया ये तो रहा कंसेप्ट अब है, ये 1 है तो ये 1 यूनिट होगा। क्लियर है? तो ये रेक्टेंगल के सारे कंसेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिया। बता दिया एरिया ट्रायंगल, डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, डायगोनल एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं काटते दोस्तों। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, रेक्टेंगल को दो बराबर एरिया में बांटता है। ठीक है? रेक्टेंगल में आमने सामने के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, लेकिन एरिया चारों ट्रायंगल्स का बराबर होता है। वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट मध्य बिंदु है। चलिए हम इस पे सवाल करेंगे। सवाल नंबर 15 आपके सामने आ जाओ जल्दी से फटाफट। उज्ज्वल कह रहा है एंगल अल्फा 45 डिग्री कर देगा, 45 डिग्री कर देगा तो उज्ज्वल अल्फा 45 होगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा वर्ग। 45 करने से आपको लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी, जैसे लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो एक स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, the length and breadth of rectangle line ratio 4:3. Then what is the ratio of the area of triangle formed by the parts of diagonal with a long side to the area of triangle formed by the parts of diagonal with a shorter side. एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 4:3 है। विकर्ण के हिस्सों का लंबी भुजा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और विकर्ण के हिस्सों एवं छोटी भुजा द्वारा बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है बताओ। बनाएंगे क्या भैया? ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाया, सीरीज के पेपर का कुछ और सवाल है 2020 का। सभी बच्चे समझिए ये प्रॉपर कंसेप्ट है, जो मैंने कंसेप्ट समझा वही ऑप्शन रेशियो है। सवाल की भाषा को समझो। आपको केवल खराब है, हिंदी अंग्रेजी सब खराब है। ये रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई चौड़ाई 4:3 रेशियो, लंबाई 4 मीटर चौड़ाई 3 मीटर आपको बोला गया है। और ये क्या है? ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स डायगोनल्स। आपसे सवाल क्या पूछा है? ये डायगोनल्स हैं। आपसे सवाल पूछा है तो डायगोनल्स के हिस्सों एवं लंबी भुजा द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया और डायगोनल्स के पार्ट और छोटी भुजा द्वारा बने ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो डायगोनल ए से है, ये मेरे दोस्तों, ये डायगोनल ए से है अभी, और ये बड़ी भुजा है, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया, ये मेरे दोस्तों डायगोनल ए से है, और ये छोटी भुजा है, इस ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा, ये समझा? ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:1 होगा। ये ओ होगा मिड पॉइंट, ये ओ मेरे दोस्तों क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। आप बोलोगे सर, और ये रेशियो 1 हो गया। सब खत्म सवाल। सवाल नंबर 16 आपके सामने, जवाब दीजिए जल्दी से, बताना दोस्तों आज चैप्टर शीट जल्दी करेंगे। एलबीपी किसी आयत की लंबाई चौड़ाई और परिमाप है, बी एलपी गुरुत्व श्रेणी में है, तो आपसे पूछा है एल, बी क्या होगा? बताइए ऑप्शन आपके सामने। देखो मेरे प्यारे, अगर 3 नंबर एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुरुत्व श्रेणी में है, अगर 3 संख्याएं a, b, c जीपी में है, गुरुत्व ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब b स्क्वायर बराबर a * c होगा। अगर 3 संख्या abc मेरे दोस्तों जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गुरुत्व श्रेणी में, तो b स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे क्या होगा? a * c होगा। दिस इज द कांसेप्ट। एलबीपी किसी आयत की लंबाई चौड़ाई परिमाप है और ये गुरुत्व श्रेणी में, तो बीच वाली जो संख्या मेरे प्यारे l, बीच वाली संख्या जो है l स्क्वायर बराबर b गुणा p होगा, l स्क्वायर बराबर b गुणा p। ये कांसेप्ट बन जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जबकि पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर एलसीडी का रेशियो निकालना है। पेरीमीटर होता है पेरीमीटर होता है twice of l + b, पेरीमीटर होता है बच्चों twice of l + b। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो l स्क्वायर दो के अंदर कर देंगे, 2 के लिए आ जाएगा -12b बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 2b स्क्वायर। 2b के अंदर b मार देंगे 2b स्क्वायर। या तो मेरे दोस्तों इसमें आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला का पार्टिकुलेशन बना लिया, या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला बना लो। आप जानते हैं l स्क्वायर -12b है। अगर मैं दोनों तरफ b स्क्वायर ऐड कर दूं, क्यों ऐड करूं? b स्क्वायर बच्चों काटने मुझे नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इसका l - b का। l - b का होल स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर -12b स्क्वायर, और राइट साइड में हो जाएगा 3b स्क्वायर। आप बोलोगे सर, और हम लेंगे अंडर रूट, l - b बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों √3b। यहां तो कोई समस्या उधर जाएगा जाके ऐड हो जाएगा, -b उधर जाएगा तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, l बराबर आ जाएगा √3 + 1b। तो लंबाई से चौड़ाई का रेशियो होगा l/b, वो बराबर √3 + 1 हो जाएगा। तो लंबाई से चौड़ाई का रेशियो √3 + 1 रेशियो 1, सी ऑप्शन सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। फिर नंबर सिस्टम का सवाल बन गया एक तरीके से, मैं ज्योमेट्री से ज्यादा। इसके बाद आपका सारा जो है मेरे दोस्तों अलजेब्रा का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। l स्क्वायर पेरीमीटर का twice of l + b, आपको l से b का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे, आपने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, l/b आ गया यहां से। आगे चलेंगे, अगला सवाल नंबर आपके सामने 17 बच्चों जी। इसका जवाब दीजिए, सवाल का क्या आंसर है बनाओ। पूरी बात दीजिए, ये बताओ पार्टनरशिप करवाएंगे यार, ये सवाल जल्दी। आया सवाल 2016 के मींस का सवाल है मेरे दोस्तों ये। उसके बाद प्री के पेपर्स में कई बार दिख चुका है। आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें EAD एक रेक्टेंगल है और ABC इसके अंदर ट्रायंगल है। ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं मेरे दोस्तों उस रेक्टेंगल की साइड से लाई करती हैं। ये A आपका 22 है, ये 6 है, ये CF 16 है, ये BF 2 है। तो आपसे पूछा है साइड AB और BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई। क्वेश्चन में पूछा है साइड AB और BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन की लंबाई। तो वो छोड़ो, AB और BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई पूछी है, तो वही पहले आप AC का पता लगाओ कि हम यहाँ पे मिड पॉइंट लगा लेंगे। AC कैसे आएगा? अगर ये 22 है, ये साइड 22 होगी, 16 है, रेक्टेंगल आमने सामने की साइड बराबर होती है। और ये साइड 6 तो 8 रेक्टेंगल, तो ये भी 8 होगी। कितना आ जाएगा? 10 से 8 कंप्लीट होता है, 90 डिग्री एंगल है। अब बस सवाल तो AB के मिड पॉइंट और BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई होगी मेरे दोस्तों, पहली बात AC के बराबर होगी, आधा होगी, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। ये आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, कर पाइए सवाल नंबर 18। ये जो सवाल आपके सामने है ये यूपीएसआई के पेपर का सवाल है। ये वाला सवाल है यूपीएसआई का। हिंदी में सवाल पूछा था मेरे दोस्तों, डायरेक्ट पेपर से किया है। करवा जल्दी से आंसर है। सवाल में चित्र दिया है प्यारे बच्चे, जिसमें AB + AC = 5 टाइम्स ऑफ AD। ये रेक्टेंगल है मेरे प्यारे, ठीक है ना? AB + AC, AB लंबाई है, AC डायगोनल, AB और AC का जो सम है वो AD का 5 गुना है ना? ये मेरे दोस्तों डायगोनल है। सवाल में बोला गया है मेरे दोस्तों कि AB + AC का जो सम है वो AD का 5 गुना है। AD किसके बराबर है? BC, यानी कि BC का 5 गुना, 5 टाइम्स ऑफ BC। आपसे पूछा रेक्टेंगल ABCD का एरिया। AB और AC का जो सम है वो BC का 5 गुना है, BC का 5 गुना। आपसे एरिया पूछा, देखिए आपके सामने ऑप्शन है। अब आसान से ऑप्शन है और AB + AC AD का 5 टाइम्स दिया हुआ है, यानी कि BC का AD और BC बराबर है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट हो। नेक्स्ट स्लाइड, बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड करूंगा।
हो सकता है आपको ट्रिपलेट सेट होंगे दोस्तों। अगर आप इस सवाल को बेसिस से करोगे तो ये एल और बी मान के करना होगा। एक पाइथागोरस थ्योरम है, एक ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, 15-20 मिनट लगेगा। अदरवाइज आप एक ऐसा ट्रिपलेट गेस करके बताओ अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करके जिसमें ए बी प्लस सी, इस लेंथ का जो सम है वो बीसी का 5 गुना है। कौन सा ट्रिपलेट है? नंबर काफी छोटे छोटे तो बहुत बड़ा ट्रिपलेट तो होगा नहीं, 3 4 5 तो नहीं हो रहा मेरे दोस्तों। 3 4 5 5 12 13 ऐसा तो नहीं कि ये साइड 5 हो, ये 12 हो और ये 13 हो मेरे दोस्तों। 13 प्लस 12 25 और 25 बीसी का 5 गुना 5 25। हां जी बिल्कुल है, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी बेटा बहुत बड़ा ट्रिपलेट तो नहीं, छोटा ही होगा क्योंकि ऑप्शंस काफी छोटे छोटे हैं। 3 4 5 चेक कर देगा उसके बाद बनी नहीं, फिर 3 4 5 लगा ट्रिपलेट 5 12 13 छोटा सा वो चेक कर देगा, बात नहीं चेक कर देगा बेटा 8 15 चेक कर लेते 5 12 13 लगा देगा तो ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी मतलब 12 प्लस 13 25, ये बीसी का 5 गुना हो रहा है। हां जी हो रहा है, यानी रेक्टेंगल के लिए मुझे लंबाई 12 60 वर्ग इकाई आ जाएगा। खत्म भाई। एडी बराबर 5 बीसी कैसे हुआ? मैंने दूसरा मालूम रेक्टेंगल है, आमने सामने साइड बराबर होती है तो एरिया वही बीसी होगा। मैंने एडी की जगह दिया बीसी दिया, एडी की जगह। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 19 इस सवाल को करके बताओ, इस सवाल को करके बताओ जल्दी से। पी क्यू आर से आयत है जहां पी क्यू 24 है, क्यू आर 16 है, साइड आर एस पर एक पॉइंट पी है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल पी टी क्यू का एरिया क्या होगा, फिर पी टी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्तों, और ये ऑप्शन आपके सामने है। अब देखो इस सवाल में एक छोटा सा कांसेप्ट लगेगा, बहुत बड़ा कांसेप्ट नहीं है, छोटा ही कांसेप्ट है। वो कांसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। ये जो कांसेप्ट है ये स्क्वायर, ये जो कांसेप्ट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं ये स्क्वायर किसी भी पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है। अरे कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, सभी के लिए कांसेप्ट एप्लीकेबल है। हालांकि सारी चीज पैरेललोग्राम होती है, तो फादर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब चतुर्भुज सामने साइड पैरेलल हो। क्या कांसेप्ट है? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने दो रेक्टेंगल बना रहा हूं, सेम ही रेक्टेंगल है ये। मैं आपके सामने दो रेक्टेंगल बना रहा हूं मेरे दोस्तों, ये सेम ही है, इनको अलग मत समझना। ये सेम ही रेक्टेंगल है, पूरे हैं रेक्टेंगल, ठीक है ना? सेम ही साइड के रेक्टेंगल है बच्चा, ए बच्चा एबीसीडी रेक्टेंगल, ये भी एबीसीडी रेक्टेंगल है, सेम ही रेक्टेंगल है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, पैरेललोग्राम बना लो, अरे सभी मेरे दोस्तों सेम कांसेप्ट इस्तेमाल होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो अगर आप इस रेक्टेंगल के अंदर मेरे प्यारे ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल कैसे बनाना है कि ट्रायंगल का जो बेस है मेरे दोस्तों, ट्रायंगल का जो बेस है वो रेक्टेंगल की किसी एक भुजा पे हो। ट्रायंगल का जो बेस है रेक्टेंगल की किसी एक भुजा पे हो और ट्रायंगल का मेरे दोस्तों तीसरा वर्टेक्स है वो रेक्टेंगल की अपोजिट भुजा पे हो। इस प्रकार से मेरे दोस्तों आपको रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल बनाना है कि ट्रायंगल की जो भुजा है वो रेक्टेंगल की एक साइड पे हो और ट्रायंगल का जो तीसरा वर्टेक्स है वो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पे हो। तो मेरे दोस्तों ये जो ट्रायंगल बनेगा आपका यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल बनेगा एपीबी, समझना कैसे ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल का जो एक साइड है वो रेक्टेंगल की साइड पे हो, तीसरा वर्टेक्स है वो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पे हो। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया और पूरे रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो क्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो बच्चा पार्टी मेरा सवाल आपसे है इस ट्रायंगल के एरिया ट्रायंगल एपीबी और इस रेक्टेंगल के एरिया रेक्टेंगल एबीसीडी, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? हम आपसे जानना चाहते हैं, बंधु जवाब दो, एरिया का रेशियो क्या होगा बताओ। ट्रायंगल एबीबी के एरिया रेक्टेंगल एबीसीडी के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये लंबाई एल है, ये रेक्टेंगल की चौड़ाई बी है, तो रेक्टेंगल का एरिया से लंबाई गुना चौड़ाई होगा। लेकिन ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाएगा इस प्रकार से, यानी कि 90 डिग्री भी। तो इस ट्रायंगल की हाइट रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वही ट्रायंगल की हाइट बन जाएगी, जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है वही ट्रायंगल की हाइट बन जाएगी। ट्रायंगल के लिए आधार गुना ऊंचाई, आधार एल है, हाइट बी है, कट जाएगा, क्या बचा 1/2, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा, 1/2। इस ट्रायंगल का जो एरिया ट्रायंगल एबीबी का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? क्लियर है? यस और नो? यानी कि अगर किसी रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम होता है स्क्वायर, उसके अंदर ट्रायंगल तरीके से बनाया जाता है, ट्रायंगल की एक भुजा रेक्टेंगल की एक साइड पर है और तीसरा वर्टेक्स अपोजिट साइड पर है, तो जो ट्रायंगल क्रिएट होगा वो ओरिजिनल फिगर के एरिया का आधा होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया ओरिजिनल रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। तो बच्चों मुझे बताओ जो रिमेनिंग एरिया बचा, जो रिमेनिंग एरिया अगर ये आधा है तो जो बचा कुचा एरिया है, अगर ये आधा है मेरे दोस्तों, तो जो बचा कुचा एरिया है, बचा कुचा एरिया ये भी तो रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। जो बचा एरिया है दोस्तों ये भी तो रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। आप बोलोगे हां जी सर ये आधा तो बचा हुआ भी आधा, यानी कि ग्रीन एरिया भी रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कांसेप्ट क्लियर हुआ? पूरा कांसेप्ट था। अगर मैं रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल इस तरीके से बना देता हूं कि रेक्टेंगल का जो एक भुजा है वो साइड एडी पर है और तीसरा जो वर्टेक्स है मेरे दोस्तों वो अपोजिट साइड पे इस प्रकार से ये ट्रायंगल बना देता हूं मेरे दोस्तों। अगर मेरे प्यारे भाई मैं रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल इस तरीके से बनाऊंगा तो उसका साइड जो एडी पर है और तीसरा वर्टेक्स अपोजिट साइड पर है, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। इस ट्रायंगल का एरिया भी रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इस ट्रायंगल का एरिया भी रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। अगर ये आधा है मेरे दोस्तों तो जो बचा हुआ एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है वो भी रेक्टेंगल के एरिया का आधा है, जो बचा हुआ एरिया है वो भी रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ऑस्कर क्वेश्चन। तो आपको यहां पे दिख रहा है पिंक एरिया, आपको दिखा यहां पे पिंक एरिया, अरे दिखा पिंक एरिया, आपको यहां पे दिखा ग्रीन एरिया, आपको यहां पे दिखा ब्लैक एरिया, आपको यहां पे दिखा ब्लू एरिया। सारा एरिया बराबर है, सारे एरिया आपस में बराबर हैं और किसके बराबर हैं? रेक्टेंगल के एरिया के आधे हैं। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया ये कांसेप्ट, जब पैरेललोग्राम आएगा तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और अगर किसी ने पूछा कैसे आया तो बहुत बड़ा सवाल उसको पीटूंगा मैं, सवाल फिर से रिपीट करना मैं। आपको रेक्टेंगल एबीसीडी हां जी बिल्कुल अंकिता। अरे ट्रायंगल के रेक्टेंगल का आधा तो बचा एरिया अंकिता, वो भी रेक्टेंगल का आधा, आधा प्लस आधा मिला के एक बनेगा। इतना कलरफुल माहौल है। चलो दोस्तों हम इस पे सवाल पूछते हैं, सवाल नंबर 19। आप यकीन मानेंगे कि जो सवाल है मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है 19वां सवाल। करो बच्चों और कितना स्लो कर रहा है रोहित, पूरा स्लो है भाई, तुमसे कुछ नहीं होगा अमित। जी दोस्तों पता नहीं कैसे कैसे वाले पढ़ने बैठे हैं यार, हैं? पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, पी क्यू 24 है, क्यू आर 16 है। तो पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें पी क्यू की लंबाई 24 है, क्यू आर की लंबाई 16 है। साइड आर एस पर एक कोण पी है टी। तो आपसे पूछा ट्रायंगल पी टी क्यू का एरिया क्या होगा? तो आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा, यानी कि 24 गुणा 16 बटे 2 अभी 2 से 16 8 बार 24 से 192 सवाल का आंसर है। मात्र 1 सेकंड में सवाल किया जा सकता था। सीएमडी बता रहा कम वक्त, अरे कम वक्त भाई कैसे काम करोगे तुम, हैं? कैसे कैसे वाला पढ़ाई बताना। ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 20 इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। बेसिक सवाल है, गोले सवाल है। पी क्यू आर एस एक आयत है, साइड पी क्यू पर एक कोण पी ऐसा है कि आर टी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पीटी जो है वो क्यू टी का 5 गुना है। तो थोड़ा सा ऐसे करना होगा। पी क्यू आर एस मेरे दोस्तों एक आयत है, बना लो पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। पी क्यू पर कोण ऐसा है कि पीटी जो है वो क्यू टी का 5 गुना है, यानी कि यहाँ पर कोण टी है और पीटी की लंबाई क्यू टी का 5 गुना है, क्योंकि 1 है तो पीटी 5 है। पीटी जो क्यू टी का 5 गुना है, क्योंकि 1 है तो पीटी 5 है। ट्रायंगल आर टी क्यू का जो एरिया बाय रूट 3 है, अगर आप इसको मिलाओगे तो ये जो ट्रायंगल है मेरे दोस्तों आर टी क्यू, इस ट्रायंगल का जो एरिया है ट्रायंगल आर टी क्यू का वो एरिया बाय रूट 3 है ट्रायंगल का। तो आपसे पूछा पूरे रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा? पूरे रेक्टेंगल का एरिया जवाब दो बच्चों। दूसरा सवाल मेरे दोस्तों, अगर आप यहाँ से एक लाइन सीधी उठाओगे सीधी, तो आप जानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 है यूनिट है, इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट होगा, तो सीधा ये सवाल जो है सारे रीजन का। अगर 5:1 का रेशियो तो एरिया 5:1 रेशियो में होगा। एरिया तो सभी बराबर डिवाइड हो रहा है रेक्टेंगल में। अभी अगर यहाँ पे 1/2 हो रहा है, 1 यूनिट की वजह से 2 हो रहा है, तो 5 यूनिट की वजह से 10 होगा, एरिया होगा 10। सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू बाय रूट 3 है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा 10 पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा 12। तो 12 की वैल्यू होगी 12 रूट 3 से गुणा करेंगे 144 रूट 3 आंसर है। अगर 1 की वैल्यू बाय रूट 3 है तो 12 की वैल्यू क्या होगी? बाय रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 21। दिस वाज द फैंटास्टिक क्वेश्चन। 2017 प्री के पेपर में ये सवाल 40-50 सेकंड में हर सेकंड में आया था। हर सेकंड में सवाल था, डाटा बदल के जरा जवाब दे, इस क्वेश्चन का आंसर है सर 189% एबल टू गेट जॉब इन फिजिकल में। बाहर तो नहीं हो रहा भाई, चिंता ना करो, कुछ पोस्ट में दिक्कत है, बाकी काम चलेगा।
आया क्या आंसर आया क्या? देखो इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में एबीसीडी रेक्टेंगल है, तो मेरे दोस्तों एबीसीडी रेक्टेंगल है, एफ पॉइंट एबी पर पॉइंट एफ है, एंड सी इज नॉट परपेंडिकुलर टू डीएफ। हमने डीएफ को मिलाया मेरे दोस्तों, और ये जो लाइन है सी परपेंडिकुलर खींची गई है डीएफ पर। सी की लंबाई 60 है, सी की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, और डीएफ जो 40 है, डीएफ की लंबाई 40 सेंटीमीटर, डीएफ आपका 40 डीएफ। तो आपसे पूछा रेक्टेंगल का एरिया मेरे दोस्तों, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे प्यारे भाई मैं सी सेफ को मिला लूं, सी सेफ, तो ये जो ट्रायंगल बन गया, ये जो ट्रायंगल बन गया डीएफसी, क्या मैं ट्रायंगल डीएफसी का निकाल सकता हूं? इसके अंदर रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया, क्या आप ट्रायंगल डीएफसी का निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे हां सर ट्रायंगल डीएफसी का आसानी से निकल जाएगा, किसी ट्रायंगल का क्या होता है इक्वल टू आधा गुना ऊंचाई। बच्चों ये ट्रायंगल का बेस है 40, ये ट्रायंगल का बेस है 40, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट, सामने वाले वर्टेक्स से ट्रायंगल की सी हाइट है 60, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेक्टेंगल का क्या आ गया? सॉरी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल डीएफसी का एरिया, जबकि ट्रायंगल का जो एरिया है पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। अब ये इस ट्रायंगल का जो एरिया है पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा कि नहीं? ये ट्रायंगल ऐसा जिसका बेस रेक्टेंगल की साइड पर है, तीसरा वर्टेक्स अपोजिट साइड पर है, तो पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा इस ट्रायंगल के एरिया का दुगना डबल करना होगा, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया 2400। तो 2400 सवाल का आंसर था सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला सवाल, ये बताइए आसान लग रहा है सवाल बच्चों को? गुड। पी क्यू आर से रेक्टेंगल जिसमें पी क्यू से क्यू आर का रेशियो है, पी आर से रेक्टेंगल पी क्यू आर का एरिया बताओ। इस प्रकार से मेरे प्यारे ध्यान से समझिएगा, पी क्यू आर एक आयत है, पी क्यू आर पे लंबाई पी क्यू से क्यू आर का रेशियो 3 बने, पी क्यू से क्यू आर का रेशियो 3 बने, क्लियर आप बोलोगे हां सर। और रेक्टेंगल जो पी आर 10 सेंटीमीटर, जो रेक्टेंगल है 10 सेंटीमीटर, सो डायगोनल 10 सेंटीमीटर पी आर, पी क्यू आर का एरिया आपसे पूछा है, बताओ कैसे करें? ये लंबाई से चौड़ाई का पी क्यू से क्यू आर का रेशियो है, तो रेशियो अगर रेक्टेंगल की लंबाई 3 है चौड़ाई 1 है, तो रेक्टेंगल का एरिया भी लंबाई गुना चौड़ाई 3 कम 3 होगा, रेक्टेंगल का एरिया भी 3 होगा। लंबाई अगर 3 है चौड़ाई 1 है, तो पाइथागोरस से डायगोनल रूट 10, नॉट 10 रूट 10 आप बोलोगे सर, रूट 10 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है, रूट 10 गुना, यानी कि लेंथ मल्टीपल, देखो ये है लेंथ, डायगोनल का लेंथ होता है, लेंथ मल्टीपल रूट 10 है, तो एरिया मल्टीपल रूट 10 का स्क्वायर होगा। लंबाई तो सेंटीमीटर में नापते हैं ना, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लेंथ मल्टीपल रूट 10 हो रहा है तो एरिया मल्टीपल रूट 10 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुना 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर है। एक्सपेक्ट मानने की जरूरत नहीं है, बट डायगोनल किसमें नापते सेंटीमीटर में, एरिया किसमें नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो भी लेंथ मल्टीपल होगा एरिया मल्टीपल उसका वर्ग होगा। अगर लंबाई 3 है चौड़ाई 1 है तो डायगोनल मुझे 10 डायगोनल 10 सेंटीमीटर, कितने गुना रूट 10 रूट 10 रूट 10 गुना 10 आएगा। रेक्टेंगल की लंबाई 3 है चौड़ाई 1 है तो एरिया 3 कम 3, अगर लेंथ मल्टीपल रूट 10 है तो एरिया रूट 10 का स्क्वायर होगा। आसान सवाल था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 23 जी बच्चों। अब सब लोग अपने कॉपी में हेड डालेंगे ब्रिटिश फ्लैग फॉर्म, ब्रिटिश फ्लैग फॉर्म। अब तुमसे नाराज मत हो जाना, सब ब्रिटिश फॉर्म बता रहे हैं, देसी फॉर्म बता रहे हैं। अरे ये फॉर्म इसलिए इसका नाम ब्रिटिश फ्लैग है क्योंकि फॉर्म का जो डायग्राम है वो ब्रिटिश फ्लैग की तरह दिखता है, ठीक है, इस वजह से इसका नाम ब्रिटिश फ्लैग फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, चलो क्या है? तो मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रेक्टेंगल बनाता हूं, रेक्टेंगल एबीसीडी रेक्टेंगल है, अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्तों, एबीसीडी एक आयत है, क्या है एबीसीडी? देखो एबीसीडी इज रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब इसके अंदर कोई पॉइंट पी है, पी इज एनी पॉइंट, पी इज एनी पॉइंट रेक्टेंगल एबीसीडी। तो मेरे दोस्तों एबीसीडी रेक्टेंगल है, इसके अंदर कहीं भी कोई पॉइंट पी ले लो मेरे दोस्तों, कहीं भी आप कोई पॉइंट पी ले लो, जहां आपको पसंद आ रहा हो आप वही पॉइंट पी ले लो। तो पी रेक्टेंगल है मेरे प्यारे भाई, बेटा पाइथागोरस थ्योरम से मिसाल, एबीसीडी आयत है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट पी है मेरे दोस्तों, पॉइंट पी से चारों वर्टेक्स को मिलाओ, पॉइंट पी से मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, चारों वर्टेक्स को मिलाते हैं, पॉइंट पी से हमने ए को मिलाया है ना, पॉइंट पी से मैंने बी को मिलाया, पॉइंट पी से मैंने सी को मिलाया, और पॉइंट पी से मैंने डी को मिलाया। ये पॉइंट पी कहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने रेक्टेंगल है, उसके अंदर कहीं भी कोई पॉइंट मैंने साथ लिया, एनी पॉइंट, पॉइंट पी से चारों वर्टेक्स को मिलाया, तो आमने सामने की वर्टेक्स से जो दूरियां हैं, पॉइंट पी की आमने सामने की वर्टेक्स से जो दूरियां, उनके स्क्वायर का सम पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल होगा मेरे दोस्तों पॉइंट पी की आमने सामने की वर्टेक्स से जो दूरियां, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्लियर? ये होगा मेरे प्यारे भाई, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये कांसेप्ट है, हो जाएगा भाई, चिंता ना करें। अब इसमें आपको पेपर में कोई तीन वैल्यू दे देगा, आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? हां ना बच्चों, जवाब दे रहे बच्चों, क्या आप इस सवाल को करने के लिए तैयार हैं? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हां जी बिल्कुल, यस यू कैन अंकित। कैसे हुआ कैसे हुआ? नहीं मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, बड़ी बेसिक सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो मेरे दोस्तों, अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे मेरे प्यारे भाई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये लेंथ x होगी तो जस्ट इसके सामने ये भी x होगी, अगर ये y होगी मेरे प्यारे भाई, ये भी y होगी भाई। सेम इसी प्रकार से अगर मैं इसके सामने दोस्तों एक और पैरेलल लाइन खींचूं, पैरेलल वो इसी चीज को ध्यान सुनिएगा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर ये z है मेरे प्यारे भाई, ये भी z होगा z, और ये अगर w है बच्चों, तो ये भी w होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल ये बराबर बराबर है। अब बताओ p स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? अगर ये z है, अगर ये z है तो ये भी z होगा, ये w ये भी w होगा। अब p स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर इस राइट हैंड को, इस राइट हैंड को कैंसिल देखो, काम ये वाला पाइथागोरस लगाओ, ये x है ये z है, तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पीसी स्क्वायर का पीसी कहां रहा? पीसी रहा, ये पीसी है मेरे दोस्तों, पीसी अगर लेंथ y है तो ये लेंथ y होगी, और ये x है तो मेरे दोस्तों ये x होगी। पीसी स्क्वायर इस साइड को कैंसिल, ये w है ये y है, ये w है ये y, 90 डिग्री के अंदर, 90 डिग्री के सामने पीसी स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? w स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गया मेरे दोस्तों। इसी तरीके से प्यारे बच्चे अगर मैं पीवी स्क्वायर का मान निकालूं, पीवी कहां है? ये रहा पीवी, इस साइड को कैंसिल वाले को, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये z है मेरे दोस्तों, ये y है, तो पीवी स्क्वायर क्या आ जाएगा? पीवी स्क्वायर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस पीवी स्क्वायर क्या होगा? पीवी कहां है? ये रहा पीवी, इस वाले एंगल को कैंसिल, इस वाले एंगल को, ये x है ये w है, 90 के सामने पीवी स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो अगर देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं है क्या? LHS और RHS बराबर नहीं आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, LHS और RHS बराबर हो गया। इस वजह से ये p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर होता है। अब पेपर में सवाल से बड़ा बेसिक्स आएगा मेरे दोस्तों, सवाल ये पूछेगा कि भाई ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है a b c d, इसके अंदर कोई पॉइंट p है, इसके अंदर कोई पॉइंट p है, पॉइंट p से यहां पे चारों वर्टेक्स को मिलाया गया है, पॉइंट p से चारों वर्टेक्स को मिलाया गया है, ठीक। अब ये लेंथ 33 है, ये 56 है, ये 63 है, मैंने आपसे पूछ दिया ये क्या p की लंबाई क्या है बताओ। इतना सवाल पेपर में आ जाएगा, करना जरा। रेक्टेंगल एबीसी के अंदर कोई पॉइंट p है, 56 33 p क्या होगा? आप जानते हैं सामने की लेंथ स्क्वायर का सम, ये 33 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर बराबर होना चाहिए 63 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। आप जानते हैं 33 56 65 होता है, 33 56 65 स्क्वायर और 16 63 65 होता है, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 16 आंसर। तो फिर लगा 33 56 65 16 65। अब इसे इसमें क्या डाउट है तुमको? कैसे डाउट आ सकता है किसी आदमी को इसमें? खच्चर 256 16 आएगा, 33 स्क्वायर 65 65 स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर, 16 63 65 यहां पे लगा 33 65 16 आ जाएगी मेरे दोस्तों इस सवाल की वैल्यू। अब ये सवाल 30 का पूछा, जवाब इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? अच्छा वीर, अच्छा कई जल्दी से, हां इतना इजी पूछा जाएगा सर, क्या ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए ही वैलिड है? रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों के लिए वैलिड है। अभिषेक सर मैं टीचर बनना चाहता हूं, बिल्कुल बनिए अभिषेक, टीचर्स की बहुत जरूरत है, टीचर्स की, और मैं भी कब तक पढ़ाता रहूंगा, अब मेरी उम्र हो रही है, अब इस समय हो ही चुका हूं, एक दिन 22 का भी हो जाऊंगा, तब तक मैं तुम लोगों को साइन थीटा रेक्टेंगल डायगोनल खींच के बताता रहूंगा, मुझे मुक्ति दो, तुम पढ़ाने लगो आप में से, अच्छे शिक्षक बनो मेरी तरह जहरीले। मैं गांव में जाके खेत में खाद डाल के भैंस और गाय पालना चाहता हूं, दो चार कोबरा भी रखूंगा। जी बताइए, देख लो रंजीत, कोई दिक्कत नहीं है। अंकिता पूछ रही है सर व्हाट इज एग्जाम न्यू कांसेप्ट क्रिएट कर दे, तो अंकिता एग्जाम में कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही है वहां से टीसीएस से, रतन टाटा की कंपनी की तनख्वाह नहीं देनी, क्योंकि उन्होंने कांसेप्ट बैठ के बनाया रात भर हमारे लिए, उसके लिए उसका पैकेज बढ़ाना पड़ेगा, और सरकार को महंगे में ठेका देना पड़ेगा, और हमारी सरकार इतनी जमीन को महंगा ठेका दे सके। तो
आप उससे बेफिक्र रहें, कंसेप्ट यही रहेंगे, सवाल नहीं होंगे। आपके सामने चित्र दिया गया जिसमें एबीसीडी आयत है, अब देखो ना ध्यान सुनिएगा, ये बीडी स्ट्रेट लाइन है, बीडी डायगोनल है, बीडी की स्ट्रेट लाइन, बीडी डायगोनल है ना, ये बीडी डायगोनल है, बोला डीपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, डीपी जो आपका 8 सेंटीमीटर है, ये पीबी 2 है, ये पीबी 2 है, ये पीसी परपेंडिकुलर है, पीसी परपेंडिकुलर है, सीसी परपेंडिकुलर लगाए 90 डिग्री एंगल, आपको ये बताना जवाब दो मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छा सवाल है, 8 2 है 90 डिग्री है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कितना होगा, ये सीपी कितना होगा, सीपी बताया, मुझे पता है आप भूले हुए, अगर किसी राइट एंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस परपेंडिकुलर डाला जाए, ये 2 है, ये 8 है और ये पी है, तो पी का स्क्वायर बराबर 2 8 होता है कंसेप्ट, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस परपेंडिकुलर डाला जाए, अगर 8 है 2 है, तो सीपी का स्क्वायर होगा 8 2 16, सीपी का स्क्वायर 16 तो सीपी की लेंथ 4 आ जाएगी, 4 ये 4 आ गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। अब मुझे निकालना मेरे प्यारे भाई ईपी, तो रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी से 4 वर्टेक्स को मिलाएगा, 3 लेंथ पता है, चौथी लेंथ आपको निकालनी है, क्या पाइथागोरस निकाल सकते हैं, सो ब्रिटिश इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, तो 64 माइनस 4 48 4 तो एपी का स्क्वायर आ गया 52 52 होता है 13 चौका 52 4 का 2 यानी कि 2 रूट 13 एपी की लंबाई आ गई, और इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 2 रूट 13। क्या नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताओ, तो मैं इसलिए समझाया, तुम पिछला भूल चुके हो, तुमने रिवीजन करा, तुम गधे हो। अरे अच्छा आदमी, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल सपोर्ट में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस परपेंडिकुलर डाला जाए, ये 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए दोबारा से, तो सीपी का स्क्वायर होगा 8 होगा, सीपी का स्क्वायर होगा 8 होगा, कैसे भूल जाते हो तुम, दिमाग में ओवर है, तो सीपी का स्क्वायर सीपी की लंबाई 4 आएगी, तो 3 लेंथ पता चली, लगा दो ब्रिटिश इलेक्ट्रॉन और आंसर आ जाएगा, नहीं समझ तो कैसे जवाब देंगे, बोलो बैठ के सवाल नंबर 24 अगला सवाल करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, द फिगर बिलो हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग रेक्टेंगल, the figure below has been obtained by folding a rectangle. The total area of the figure as visible is 144 square meter. Had the rectangle not been folded, the current overlapping part would have been a square. If what would have been the total area of the original unfolded figure? बहुत अच्छा सवाल है भाई, आपके सामने ना एक रेक्टेंगल था इस तरीके से, आपके पास में एक रेक्टेंगल था इस तरीके से, रेक्टेंगल जिसकी मेरे दोस्तों ये चौड़ाई 6 मीटर, चौड़ाई कितनी 6 मीटर 6। अब इस रेक्टेंगल को मेरे दोस्तों हमने ऐसे मोड़ दिया, मोड़ने से जो आपको फिगर विजिबल हो रही है, आकृति का जो चित्र है, टोटल एरिया ऑफ फिगर विजिबल आपको फिगर दिखाई दे रही है, उसका एरिया 144 स्क्वायर मीटर है। अब रेक्टेंगल को फोल्ड नहीं किया जाए, मतलब इसको वापस से आप खोलो, ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको वापस से खोलो, जो करंट ओवरलैपिंग पार्ट में स्क्वायर होगा, आपसे पूछा ओरिजिनल अनफोल्ड बिना मोड़े हुए वास्तविक का चित्र, अगर इसको वापस फोल्ड कर दोगे मेरे दोस्तों, तो हुआ क्या है, फोल्ड करने की वजह से ये वाला एरिया है ये छुप गया, ये वाला एरिया है मेरे दोस्तों, ये फोल्ड होकर ऊपर चला गया, ये वाला एरिया छुप गया, तो मेरे दोस्तों जब इसको वापस अनफोल्ड करेंगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया बढ़ जाएगा कि अभी तो आपको विजिबल है उसका एरिया 144 है, वापस जब इसको अनफोल्ड करोगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा, ये स्क्वायर होगा पूरा के सामने, अगर 6 मीटर है मेरे दोस्तों, रेक्टेंगल की चौड़ाई भी 6 मीटर होगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो जो मेरे प्यारे आपका एरिया बढ़ेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर का आधा 6 36 का 18, यानी कि मेरे दोस्तों इस पोर्शन का एरिया 18 है, तो अनफोल्ड करने की वजह से आपका एरिया 18 स्क्वायर मीटर बढ़ जाएगा 18, भाई स्क्वायर का आधा एरिया यही तो बढ़ेगा 180 है, सवाल का आंसर करो भाई, इतना तो दिखाई दे रहा है, बोलने की वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया को बोलने की वजह से अनविजिबल हो गया, तो जब इसको वापस अनफोल्ड करेंगे तो इतना एरिया तो बढ़ेगा, रेड क्या ये स्क्वायर का 36 का 18 144 में 18 बढ़ जाएगा 162 स्क्वायर मीटर इसका आंसर होगा, क्लियर है ना, ठीक है भाई, चलो दोस्त आज इतना ही छोड़ेंगे हम, बाकी हम कल करेंगे, बाय।